सो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इन दिस यूनिट फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक द फर्स्ट चैप्टर दैट इज कूलम्स लॉ. Coulomb's law basically deals with the forces between charges, their magnitude as well as their direction. But before studying the Coulomb's law, we must know something about electric charge. कि ये electric charge actual में होता क्या है, ठीक है? So electric charge is the property of an elementary particle due to which it attract or repel the other elementary particle. मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी एलिमेंट्री पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है. और सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज जनरली स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू. अब दोनों में से कोई भी सिंबल जो है वो यूज कर सकते हैं, either small q or capital Q. As concerned the unit of electric charge, so it is given by coulomb. Coulomb is the unit of electric charge and its symbol is C. C stands for coulomb. So electric charge का तो clear हो गया. Electric charge is the property of elementary particle due to which it attract or repel the other elementary particle. Now there are some properties of electric charges. Electric charges की कुछ properties हैं आप लोगों के पास. First property आप लोगों के पास है, right? Like charges repel each other. Like charges repel each other. And unlike charges attract each other. मतलब जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को और जो आपके अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू पॉजिटिव चार्जेस दे विल रिपेल ईच अदर, राइट? सपोज वी हैव टू पॉजिटिव चार्जेस, इट मींस दे विल रिपेल ईच अदर. इफ वी हैव two negative charges, they will also repel each other. In short, like charges repel each other and unlike charges attract each other. Suppose we have one positive charge and one negative charge, then they will attract each other. ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? Attract करेंगे. It is the first property of electric charges. That is, like charges repel each other and unlike charges attract each other. Now the question is why? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर वो लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अगर वो अनलाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ऐसा क्यों? राइट? 9th क्लास तक हम लोगों ने स्टडी किया है ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है? तो इसका जो रीजन है मींस व्हाई like charges repel each other and unlike charges attract each other, right? इसका रीजन हम स्टडी करेंगे इसी यूनिट के सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है? तब तक हम जस्ट याद रखेंगे कि like charges repel each other and unlike charges attract each other. सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट, charges are additive in nature. Charges are additive in nature means charges can be added. Charges को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ सिस्टम ए, हमारे पास एक सिस्टम ए है एंड दिस सिस्टम ए हैविंग टू पार्ट्स. इस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं एंड इन फर्स्ट पार्ट सपोज वी हैव चार्ज प्लस क्यू and in second part we have charge 2q. So if we have to calculate the total charge on this system A, then total charge can be given q plus 2q, that is plus 3q. ठीक है? सो प्लस 3q जो है वो इस सिस्टम पे पूरा
चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा। ओके, सो अगर इसको डिफाइन करना हो कि व्हाट डू वी मीन बाय एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, तो हम ये बोल सकते हैं इफ द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, then the total charge of body is equal to the algebraic sum of the charges distributed on the different parts. Okay, algebraic sum इसलिए बोला उसने क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज आपका कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आप इलेक्ट्रिक चार्जेस को इजीली क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इस प्रॉपर्टी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बोलता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस एंड एडिटिव नेचर ऑफ मासेस। कि मासेस की एडिटिव नेचर और चार्जेस की एडिटिव नेचर में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज आई हैव सिस्टम ए एंड अनदर सिस्टम सपोज बी, and here we have a system C. We have three system here. Simple arrow में यहाँ पर having two parts. Okay. हर सिस्टम के पास दो दो पार्ट्स हैं। मान लो फर्स्ट पार्ट का मास है 2 kg एंड सपोज सेकंड पार्ट का मास है 3 kg। सिस्टम बी में मान लो फर्स्ट पार्ट का मास है 4 kg और सेकंड पार्ट का मास है मान लो 4 kg, and system C mass of first part is suppose 1 kg and mass of second part is suppose 2 kg। ठीक है, masses की बात होगी। now suppose charge on first part of system A is plus 2q and second part having charge plus 3q, ऐसा कुछ हमारे पास है। ठीक है, और सेकंड सिस्टम में सपोज फर्स्ट पार्ट हैविंग माइनस 6q चार्ज एंड सेकंड पार्ट हैविंग प्लस q चार्ज, और सिस्टम सी में आपके पास फर्स्ट पार्ट पे चार्ज है मान लो प्लस 3q और सेकंड पे चार्ज है आपके पास माइनस 3q। ओके, नाउ लेट अस फाइंड द टोटल मास ऑफ सिस्टम ए। टोटल मास m, इट इज 2 plus 3 kg, that is 2 plus 3 means 5 kg. Okay, now let us find the mass of second system. It is 4 plus 2 kg, that is total mass is 6 kg. At the same time, mass of the third system M is equal to 1 plus 2 kg, that is total mass is equal to 3 kg. ये तो आगे masses इन तीनों सिस्टम के। तो लेट अस फाइंड द टोटल चार्ज। सो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम A is 2 plus 3, that is 5q, right? And here total charge Q is given minus 6q plus 4q, means total charge, चलो इसको कैपिटल Q लेते हैं, capital Q is equal to minus 2q. Okay, and here total charge on the system is plus 3q minus 3q, that is total charge is 0. तो यही बेसिक डिफरेंस है आपका एडिटिव नेचर ऑफ मास एंड एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। क्या डिफरेंस आया देखो, masses of all the systems are positive। किसी भी सिस्टम का जो टोटल मास है वो आपका हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। बट टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और इवन जीरो, तो ये बेसिक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द एडिटिव नेचर ऑफ मास एंड एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। सो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि टोटल मास ऑफ अ सिस्टम is always positive, but total charge on a system may be positive, may be zero, or even क्या हो सकता है? ये zero हो सकता है। ठीक है, so I think it is the second property of charges, that is charges are additive in nature। एक तो ये चीज हो गई आप लोगों के पास। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, राइट? ये बोलता है एनी बॉडी कैन हैव चार्ज इक्वल टू सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन बोल सकते हो आप यहाँ पर। मतलब किसी भी बॉडी के पास जो टोटल चार्ज होता है, राइट, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, ऑन एन इलेक्ट्रॉन और ऑन अ प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्लस साइन आ जाएगा। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन इक्वेशन या क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर चार्जेस। किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज हो सकता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन अ प्रोटॉन हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो आपका सेम होता है मैग्नीट्यूड में, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आप मान सकते हो मैग्नीट्यूड है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, लेकिन अगर पोलैरिटी शो करनी है, प्लस शो करोगे इट मींस इट इज चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, और अगर नेगेटिव साइन शो करोगे तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ पर। ठीक है जी, ओके। सो इट इज ऑल अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है हम लोगों की, भाई क्वेश्चन ये आता है कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, क्या ये हमेशा होल्ड करता है, ये कंडीशन हमेशा होल्ड करती है? तो आंसर है नहीं। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, दिस कंडीशन होल्ड ओनली एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होल्ड करता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होल्ड नहीं करता है। मतलब जब हम बहुत कम चार्जेस के साथ डील कर रहे हो तो ये इक्वेशन आपकी वैलिड होती है, पर जब हम बहुत ज़्यादा चार्जेस के साथ डील करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस के साथ डील करते हैं, तो ये इक्वेशन आपकी होल्ड नहीं करती है। ठीक है, क्यों नहीं करती है जरा चेक करते हैं इसमें से। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि व्हाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो मैं एक छोटा सा चार्ज लेता हूँ, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी जाता हूँ। इफ आई एज्यूम चार्ज इज 1 माइक्रोकूलम, अगर मैं 1 माइक्रोकूलम चार्ज देख लूं, ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो आपके पास 1 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो मैं चेक करता हूं कि उसमें कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे। तो 1 माइक्रोकूलम का मतलब है 10⁻⁻6 कूलम, इतना चार्ज है उस बॉडी के पास। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन कंडीशन लगाते हैं, Q इज इक्वल टू NE, यहां से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स Q कितना आएगा, Q अपॉन E, N इज इक्वल टू Q अपॉन E, और Q जो है आप लोगों के पास कितना मान के चले हो आप लोग, 10⁻⁻6 कूलम अपॉन, अब चार्ज का मैग्नीट्यूड डाल दो, या तो इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कूलम एंड कूलम कैंसिल, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 6.25 × 10⁻12, शायद ये 12 आप चेक कर लेना कैलकुलेट करके कितना आता है, इतने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे, इतने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे आपके 1 माइक्रो कूलम चार्ज के लिए। तो अब मुझे बताओ, इतने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स में से अगर 2, 4, 5, 7 चार्ज कैरियर्स अगर कहीं गुम हो जाते हैं या उनको हम काउंट नहीं करते हैं, तो क्या टोटल चार्ज के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला? नहीं पड़ने वाला। ये बहुत बड़ा नंबर है आप लोगों के पास। ठीक है, तो ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ये कंडीशन है, ये होल्ड करती है अगर आपके पास 2, 4, 5, 7 इतने चार्जेस हैं तो। ठीक है, इससे ज्यादा अगर चार्जेस है आप लोगों के पास, इतने नंबर ऑफ चार्जेस, देखो 1 माइक्रोकूलम में 1 माइक्रोकूलम सबसे छोटा चार्ज लिया मैंने, इसमें भी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा मिले, तो इनमें से अगर 2, 4 चार्ज कैरियर्स कहीं गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो टोटल चार्ज के ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन थी जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये प्रॉपर्टी थी आपकी चार्जेस की। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन मींस क्या मतलब है इस चीज का, ये बोलता है इन अ सिस्टम टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। लेकिन उस सिस्टम के अंदर की जो आपके पार्ट्स हैं उनके बीच में चार्ज एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन जो टोटल चार्ज है सिस्टम का वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है ना। तो क्या लिखेंगे,
In an isolated system, the total charge always remain conserved or constant. Example लेके देखते हैं, है ना. Suppose we have a glass rod. हमारे पास मान लो एक ग्लास रॉड है, and we have silk cloth. और हमारे पास एक silk cloth है, right? So here I have a system. In this system we have two bodies, glass rod and a silk cloth. Initially there is no charge on glass rod. Net charge glass rod पे कितना है? 0. Net charge on silk cloth कितना है? 0. So total charge हमारे पास कितना है? 0 plus 0. Total charge कितना आपके पास? 0. Right? Now let us rub glass rod against silk cloth. ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ आप क्या करो? रब करो. तो रब करने के बाद, राइट, ग्लास रॉड विल लूज सम इलेक्ट्रॉन. ग्लास रॉड जो आपकी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और जो सिल्क क्लॉथ है आपका दैट विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स. और जो आपका सिल्क क्लॉथ है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन करेगा. मान लो ग्लास रॉड ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? +3. ठीक है, आपको पता है जब भी कोई एटम या कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा जाता है? पॉजिटिव. और जो गेन करती है उसके पास कितना जाता है? नेगेटिव. तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए ग्लास रॉड ने तो 3 पॉजिटिव चार्ज आया, तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? 3 नेगेटिव. क्यों? क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? गेन किया. तो अब टोटल चार्ज देख लो सिस्टम का आफ्टर रबिंग इट. तो ग्लास रॉड के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? +3. ठीक है, प्लस टोटल चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ कितना आपके पास? -3. तो +3 -3 बताओ टोटल चार्ज सिस्टम के पास कितना रहा? 0 रहा. मींस टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम ऑफ ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ बिफोर रबिंग वाज 0, एंड टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम ऑफ ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ आफ्टर रबिंग इज अगेन 0. ठीक है, टोटल चार्ज सिस्टम का क्या रहा? कांस्टेंट. लेकिन देखो जो कंपोनेंट्स थे इस सिस्टम के, जो पार्ट्स थे सिस्टम के, उनके ऊपर चार्ज जरूर डेवलप हो गया. पहले दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, अब ग्लास रॉड के ऊपर +3 आ गया और सिल्क क्लॉथ के ऊपर कितना आ गया? -3. ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ये लॉ क्या बोलता है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है, अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है तो वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट. लेकिन उस सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बीच में चार्जेस क्या हो सकते हैं? एक्सचेंज हो सकते हैं. इज दैट क्लियर? सो इट वाज ऑल अबाउट योर चार्जेस and properties of charges. In next video we shall start with the Coulomb's law.